that will be basically describing this part, kinetics. Kinetics और how fast things happen, ये वाला जो पार्ट है, ये जो कॉन्टैक्टिंग पैटर्न वाली बात है, दिस इज बेसिकली अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट रिएक्टर्स व्हिच वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल in chapters 5 and 6. For now, this will be our prime focus, kinetics. Let's now start with this chapter. Engineering में आपने देखा होगा कि a lot of time we do not start with the most complex models. What we do is we start with a simple model and then we compare it with our real life results and we see where the difference between the two models is. एक real life के results हैं called experimental results कह लें आप, दूसरी तरफ हमारे पास theoretical derivation है and when they do not agree हम कहते हैं कि इसमें हमें कुछ correction लगाने की जरूरत है. So straight away हम most complicated model से start नहीं करते. We instead prefer that we start with simpler models and then we add complexity as required until we get matching of theoretical predictions with real world outcomes. अगर हम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करें तो रिएक्टर्स में फंडामेंटली 3 टाइप्स बनती हैं या फ्लो पैटर्न्स बनते हैं, वो अगले पेज पे दिए हुए हैं. सबसे पहला पैटर्न जो है ना, इसे हम कहते हैं बैच. अब बैच सिस्टम ये है that you have a closed vessel, you put all your reactants inside the reactor and then you continue with the reaction for a fixed time. After that you unpack the reactor and you remove your products from the system. System during the process of reaction does not exchange mass with its surroundings. तो ये बिल्कुल क्लोज्ड सिस्टम होता है. जैसे आप एक रिएक्शन करवा रहे हैं, आपने सिस्टम को सील कर दिया इफेक्टिवली. नथिंग गोज इन, नथिंग गोज आउट. जो कुछ होना है रिएक्शन का वो सिस्टम के अंदर ही रहना है. एन एग्जाम्पल ऑफ दैट वुड बी द प्रेशर कुकर इन योर होम्स, कि पहले आप उसको बंद कर देते हैं, जो कुछ आपने बीच में डालना था आपने डाल दिया है, नाउ यू स्टार्ट हीटिंग इट, और जब तक आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता यू डोंट ओपन इट. और जब वो मतलब लेट्स से while the pressure cooker is locked, you do not think of opening it and adding a few things inside, or you do not think of let's check कि जी नमक ठीक है या मिर्च ठीक है तो बीच में से सैंपल ले लें. नो, जब तक क्लोज नहीं होगा आपका रिएक्शन का प्रोसेस यू विल नॉट अनलॉक द डिवाइस. तो बैच कंपोजिशन जो है ना, सॉरी जो बैच प्रोसेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन देयर इज नो mass crossing the boundary of the system. It stays a closed system. No input, no output. ठीक है. लेकिन आमतौर पे we do have some mixing phenomena to ensure कि पूरे सिस्टम में हर जगह पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ये अचीव हों. आमतौर पे मिक्सिंग जरूर की जाती है लेकिन मास इनपुट मास आउटपुट नहीं लिए जाते. तो बैच की करेक्टरिस्टिक ये है कि नो मास क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट कंपोजिशन एंड टेम्परेचर एटसेट्रा स्टे यूनिफॉर्म विद इन द सिस्टम. और हम इसको ये कह सकते हैं कि योर कंपोजिशन चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी. तो कंपोजिशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बट कंपोजिशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पेस. अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं
थोड़ा सा फिजिक्स को, तो हम कहते थे कि 4 वेरिएबल होते हैं नेचुरल। एक होता है टाइम टी, और 3 होते हैं स्पेस के एक्स वाई जेड। और अगर डेरिवेटिव लेना हो डी एक्स किसी भी चीज का, लेट से डी एफ बाई डी टी इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि जो भी आपकी क्वांटिटी है एफ नॉट अ फंक्शन ऑफ टी, राइट। इसी तरह अगर डी एफ बाई डी एक्स हो, दैट मीन्स एफ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। और अगर ये डेरिवेटिव 0 ना हो, तो दैट मीन्स एफ डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। नेचुरली हमारे पास 4 ही वेरिएबल होते हैं, एक टाइम का और 3 स्पेस के। स्पेस इज एक्स वाई जी, टाइम इज टी। अब बैच रिएक्टर जो है ना, इसमें ये जो स्पेस वाले डेरिवेटिव हैं ये सारे 0 हैं। बैच प्रोसेस में डी कंपोजिशन डिवाइडेड बाय डी स्पेस इक्वल टू 0, लेकिन डी कंपोजिशन बाय डी टी इज नॉट इक्वल टू 0। ये बैच प्रोसेस है कि स्पेस के साथ कोई वेरिएशन नहीं आती। आप पूरे सिस्टम में कहीं से भी सैंपल ले लें, यू विल गेट सेम रिजल्ट। इट मींस अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर करके सैंपल लूं, या वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर करके सैंपल लूं, या जेड कोऑर्डिनेट चेंज करके सैंपल लूं, पूरे रिएक्शन वॉल्यूम में आई हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मींस यूनिफॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन टाइम के साथ यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर एक ही पॉइंट पे मैं अभी सैंपल लूं, फिर 2 मिनट के बाद लूं, फिर 10 मिनट के बाद लूं, आई विल सी डिफरेंट रिजल्ट्स, बिकॉज रिएक्शन हो रहा है एंड एज अ रिजल्ट योर कंपोजिशन इज चेंजिंग। दूसरा जो रिएक्टर टाइप है ना, ये 2 रिएक्टर्स हैं फ्लो टाइप के। बैच जो है ना, ये फ्लो रिएक्टर नहीं है। इसके अंदर ड्यूरिंग द रिएक्शन ना इनपुट होती है ना आउटपुट, सो इट इज नॉट अ फ्लो रिएक्टर। लेकिन बाकी दोनों जो हैं वो फ्लो रिएक्टर हैं। इसमें पहला रिएक्टर है प्लग फ्लो। अब प्लग फ्लो रिएक्टर इज लाइक अ ट्यूब। एक तरफ से मटेरियल इन हो रहा है, दूसरी तरफ से आउट हो रहा है, और आप ये समझ लें कि मटेरियल एक कितार बना के गुजर रहा है एज अ क्यू। क्यू का मतलब ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एक तरफ से पहले एंटर हुआ है वो दूसरी तरफ से पहले लीव भी करेगा। ओवरटेकिंग नहीं होगी। ये नहीं होगा कि कोई मटेरियल सिस्टम में एंटर पहले हो जाए और बीच में कहीं रुक जाए और पीछे आने वाले जो हैं वो उसको ओवरटेक करके उससे पहले बाहर निकल जाए। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन अ प्लग फ्लो। तो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस ऑर्डर में मटेरियल एंटर हुआ है उसी ऑर्डर में लीव करेगा। अब बिकॉज स्टेडी स्टेट फ्लो कंडीशन इस्टेब्लिश की जा सकती है, और स्टेडी स्टेट का मतलब होता है टाइम के साथ चीजें चेंज नहीं होंगी। तो प्लग फ्लो में dc बाय d ऑफ स्पेस इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन dc बाय dt इक्वल टू 0। और ये जो स्पेस है ना, ये भी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में। आमतौर पे हम लिखते हैं z, dc बाय dz इक्वल टू 0। और बाकी जो dc बाय dx और dc बाय dy है वो 0 ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि मिक्सिंग जो है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में अलाउड नहीं है, अलोंग द लेंथ ऑफ द रिएक्टर।
लेकिन जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, जिसे आप रेडियल डायरेक्शन भी कह सकते हैं, उसमें मिक्सिंग अलाउड है। इस चीज को हमने डिटेल में चैप्टर 5 में देखना है, तो अगर इसकी अभी फौरी तौर पे समझ ना भी आए तो इट्स फाइन। फॉर नाउ यू शुड जस्ट रिमेंबर कि प्लग फ्लो रिएक्टर में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एज अ रिजल्ट योर कंपोजिशन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, बट इट डज नॉट चेंज विद टाइम। जब टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी तो dc बाई dt इक्वल टू 0, लेकिन जब पोजीशन के साथ चेंज करेगी तो उसका डेरिवेटिव आएगा। यस, मैं भी यही कह रहा हूं, डीसी एंड डीजी नॉट इक्वल टू 0। डीसी ओवर डीजी विल नॉट बी इक्वल टू 0। दैट इज करेक्ट, मैंने भी यही लिखा है। लेकिन डीसी ओवर डी एक्स और डीसी ओवर डी वाई ये 0 होंगे। डायरेक्शन ऑफ फ्लो में मिक्सिंग अलाउड नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिक्सिंग अलाउड है। जो लास्ट रिएक्टर है ना, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्लो। एंड एज यू कैन इमेजिन, उसमें ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाती हैं। डीसी बाय डी स्पेस इक्वल टू 0 एंड डीसी बाय डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। वो ये वाला रिएक्टर है। अब इसमें क्या है कि कांस्टेंट इनपुट भी आएगी, कांस्टेंट आउटपुट भी आएगी और मिक्सिंग भी होगी। अब क्योंकि मिक्सिंग हो रही है तो पूरे सिस्टम में हर जगह कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, विच मींस स्पेस के साथ डेरिवेटिव्स नहीं आएंगे। डी बाई डी स्पेस विल बी 0। एट द सेम टाइम, क्योंकि कांस्टेंट इनपुट है, कांस्टेंट आउटपुट है, और आप स्टेडी स्टेट भी क्लेम कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट मींस टाइम का डेरिवेटिव नहीं है, तो डी बाई डी टी भी 0 होगा। तो ये रिएक्टर टाइप्स को अगर आप देखें तो दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मिक्स्ड फ्लो में ना स्पेस के डेरिवेटिव होंगे ना टाइम के डेरिवेटिव होंगे। प्लग फ्लो में टाइम का डेरिवेटिव तो नहीं होगा, लेकिन स्पेस का डेरिवेटिव होगा। और बैच में स्पेस का डेरिवेटिव नहीं होगा, टाइम का डेरिवेटिव होगा। ये 3 आइडियल केस हैं: बैच फ्लो, प्लग फ्लो, मिक्स्ड फ्लो। बाकी जितनी रिएक्टर टाइप्स हैं, एंड दे आर डजन्स, वो सब की सब इनकी मॉडिफिकेशंस हैं किसी ना किसी शक्ल में। किसी में कुछ चेंज हो जाएगा, किसी में कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन बेसिक टाइप्स जो है ना आइडियल रिएक्टर की, वो 3 है। एज आई सेड, बैच जिसके अंदर टाइम का डेरिवेटिव है, स्पेस का डेरिवेटिव नहीं है। प्लग फ्लो जिसमें स्पेस का डेरिवेटिव है, टाइम का डेरिवेटिव नहीं है। और मिक्स्ड फ्लो जिसमें दोनों डेरिवेटिव नहीं है, ना टाइम का डेरिवेटिव ना स्पेस का डेरिवेटिव। अब हम करना क्या चाहेंगे? जब हम रियल वर्ल्ड में एनालिसिस करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी हर रिएक्टर टाइप को पहले एज एन आइडियल रिएक्टर मैप करने की कोशिश करें कि वो इनमें से किसके ज्यादा क्लोज है। उस टाइप के मुताबिक हम उसको एनालाइज करें, और दैट बेसिकली मींस यूज द परफॉर्मेंस इक्वेशन। एंड वंस यू आर डन विद दैट स्टेप, उसके बाद हम फिर करेक्शन फैक्टर्स या डिजाइन मॉडिफिकेशंस करें टू गेट द राइट रिजल्ट्स। ठीक है, ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये बेसिकली यही है। Ideal reactors have 3 ideal flow or contacting patterns. We show these in figure 2.1, and we very often try to make real reactors approach these ideals as closely as possible. Why do we like them? Because these 3 flows or reacting patterns are very easy to treat
or in other words, it is easy to analyze their performance equations. And because one of them is usually the most suitable option for a given reaction. Other reactors we will consider later, जो आप second course पढ़ेंगे उसके अंदर. But even then, we will consider them as deviations from ideal reactor. अच्छा, अब आते हैं जी रेट इक्वेशन की तरफ. ये रेट इक्वेशन हमने पहले लिखी थी. माइनस आर ए इज इक्वल टू -1/v dNA/dt. आर को हमने कहा था ये रेट है. ए इज द स्पीशी जिसकी मदद से रेट लिखा गया है. V is volume of the reaction mixture, and for our purposes we will assume that it is also equal to volume of the reactor. dNA/dt is rate of change of number of moles of A with respect to time. N कैपिटल जो है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है. उसके सबस्क्रिप्ट में A का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज A प्रेजेंट इन द सिस्टम. d/dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इन द सिस्टम. और इसके यूनिट्स की हमने बात की थी. Na के यूनिट मोल, dt के यूनिट टाइम या सेकेंड्स, और वॉल्यूम के यूनिट क्यूबिक मीटर. तो जनरली द इक्वेशन गिव्स अस यूनिट्स ऑफ मोल्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इस रेट इक्वेशन की एक खूबी भी है. मैं किसी भी रिएक्शन के लिए रेट तमाम स्पीशीज की मदद से लिख सकता हूं. जैसे एक जनरल रिएक्शन ऊपर दिया है, स्मॉल a टाइम्स कैपिटल A. स्मॉल a स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कैपिटल A स्पीशीज को इंडिकेट करता है. इसी तरह स्मॉल b कैपिटल B एंड गोज टू स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल s कैपिटल S. तो इसमें a और b जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं. कैपिटल A और कैपिटल B से उनको रिप्रेजेंट किया गया है. कैपिटल R और कैपिटल S आपके दो प्रोडक्ट्स हैं. स्मॉल a स्मॉल b ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं. स्मॉल r स्मॉल s स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. रिएक्टेंट के लिए रेट को हम नेगेटिव के तौर पे लिखते हैं, विच बेसिकली मींस कि दिस पर्टिकुलर स्पीशी इज डिक्रीजिंग विद टाइम. और प्रोडक्ट्स के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, विच मींस इस चीज के नंबर ऑफ मोल्स टाइम के साथ बढ़ेंगे. ये देखिए, ये माइनस साइन मींस डिसअपीयरेंस. अगर प्रोडक्ट होती तो माइनस साइन ना लगाया जाता. ठीक है. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की वजह से माइनस साइन दोनों यहां लगा हुआ है. और इंटेंसिव मेजर वो होते हैं दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम. एक्सटेंसिव मेजर वो होते हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं. तो आपको याद होगा मास इज एन एक्सटेंसिव मेजर, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, लेकिन डेंसिटी विच इज रेशियो ऑफ दीज टू इज इंटेंसिव. डेंसिटी डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी पे. अगर वाटर 1 लीटर की बोतल में है या आपके घर पे जो 1000 लीटर का वाटर टैंक पड़ा हुआ है उसमें है, दोनों सूरतों में वाटर की डेंसिटी को आप 1000 kg पर क्यूबिक मीटर एज्यूम कर सकते हैं. चाहे वाटर ग्लास ऑफ वाटर में पड़ा हो या जग में पड़ा हुआ हो या बीकर में पड़ा हो या पॉन्ड में, तालाब में, नहर में, 1000 kg per cubic meter is a reasonable assumption. On the other hand, mass of these is very different. ग्लास ऑफ वाटर रफली 250 ग्राम के करीब होगा, जग प्रोबेबली 3-4 लीटर का होगा. एक का मास 250 ग्राम है, एक का 4 किलोग्राम है. रेट ऑफ रिएक्शन इज इंटेंसिव. इसका मतलब ये है कि जैसे हमने ये इक्वेशन 1 लिखी हुई है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द रिएक्टर. अगर रिएक्टर छोटा हो या रिएक्टर बड़ा हो,
ये इक्वेशन यही रहेगी, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। हमें इसका फायदा है, क्योंकि जब हमने कोई प्रोडक्ट पहली दफा बनानी है तो हमने इंडस्ट्रियल स्केल रिएक्टर पे नहीं बनानी, प्रॉबेबली हमने ग्लासवेयर में अपनी लैब के अंदर बनानी है, मे बी इन अ टेस्ट ट्यूब, मे बी इन अ बीकर। लेकिन जब मैंने उसको इंडस्ट्री में लेके जाना है, देन आई विल बी यूजिंग फ्लो रेट्स ऑन द ऑर्डर ऑफ टन्स ऑफ मटेरियल पर आवर। कहाँ पे मिलीग्राम्स और ग्राम्स में काम हो रहा है, कहाँ पे टन्स में काम हो रहा है। एंड दिस स्केल अप कैन वर्क ओनली इफ आई हैव इंटेंसिव मेजर्स। मेरे पास इंटेंसिव डाटा हो जो साइज से इंडिपेंडेंट हो, ताकि मैं लैब स्केल डाटा को उठाकर इंडस्ट्री पे अप्लाई कर सकूं। अगर एक्सटेंसिव मेजर होगा, फिर मैं ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कर नहीं सकूंगा, फिर मुझे उस साइज के लिए डाटा अलहदा लेना पड़ेगा, लैब स्केल के लिए अलहदा लेना पड़ेगा। और अगर एक प्लांट मेरा लेट से 100 kg पर आर वाला है, दूसरा प्लांट में लगाना चाहता हूँ 500 kg पर आर वाला, तो मुझे दोबारा डाटा लेना पड़ जाए। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि डाटा ट्रांसफरेबल हो, एंड दैट इज व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन एज एन इंटेंसिव मेजर। इस चीज को जहन में रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पेशल है, अगर मैं एक कंपोनेंट के लिए रेट इक्वेशन लिखूं, दूसरे के लिए लिखूं, तीसरे के लिए लिखूं, चौथे के लिए लिखूं, जितने भी कंपोनेंट्स किसी स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं, मैं उन सब के लिए रेट इक्वेशन लिख सकता हूं। जैसे यहां पे इक्वेशन लिखी, माइनस आर ए इज इक्वल टू -1/v dna/dt। अगर बी के लिए लिखता तो -rb इज इक्वल टू -1/v dnb/dt। तीसरे के लिए आर वाले के लिए आर इज इक्वल टू 1/v dnr/dt। अब इस दफा पॉजिटिव साइंस के साथ लिख रहा हूं तो नेगेटिव नहीं आएंगे। rs इज इक्वल टू 1/v dns/dt। स्टाइकोमेट्री ये हमें बताती है कि अगर मैं रेट्स लिखूं और उनको कॉरस्पॉन्डिंग स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, तो ये टर्म इक्वल होगी फॉर ऑल स्पीशीज इन अ गिवन इक्वेशन। जैसे इस केस में हमारे पास 4 स्पीशीज है, ए बी आर और एस। तो ए का रेट होगा -RA, बी का रेट होगा -RB, आर का रेट होगा RR, और एस का रेट होगा RS। ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इनको बराबर किया जा सकता है अगर मैं हर रेट को उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं। तो RA-RA उसको ए से डिवाइड कर दें, -RB को बी से डिवाइड कर दें, RR को R से, RS को S से, एंड यू विल गेट इक्वेलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी रिएक्शन में सिर्फ एक कंपोनेंट का रेट चाहिए होता है, बाकी सब के सब निकल आते हैं। तो अगर एक्सपेरिमेंटली डाटा मैयर करना हो, तो हम उस स्पीशी को मैयर करना चाहेंगे दैट इज इजीएस्ट टू मैयर। वो गैस फेज में भी हो सकती है, वो लिक्विड फेज में भी हो सकती है, वो सॉलिड भी हो सकता है। लेट्स से मैं एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर रहा हूं, दो सॉल्यूशंस को मैं मिक्स करता हूं, एंड एज अ रिजल्ट अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो व्हाट इज द इजीएस्ट थिंग टू मेजर? लिक्विड फेज में कंसंट्रेशन मेजर करनी मेरे लिए मुश्किल होगी। सबसे आसान काम यह है कि मैं प्रेसिपिटेट को सेटल होने दूं, उसके बाद फिल्टर कर लूं और वे कर लूं। तो इन दैट केस इट इज इजी फॉर मी टू मेजर द प्रोडक्ट। लेकिन लेट से मैं कंबस्शन कर रहा हूं कोल की, C+O2 गोज टू CO2, तो मेरे लिए सबसे आसान मेजर करना क्या है? ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई? नो, मुझे एयर में से कैसे पता चलेगा? CO2 कितनी बनी? बहुत मुश्किल है मैयर करना। सबसे आसान मैयर करना क्या है? सी, पहले कोयला कितना पड़ा हुआ था और रिएक्शन पे एंड में कितना पड़ा हुआ है, जो डिफरेंस है वो बर्न हो गया है। ये जो इक्वेशन है ना, इसकी
आगे चलकर आप देखेंगे कि ठीक ठाक एप्लीकेशन है इस कॉन्सेप्ट की, बिकॉज दिस अलाउज यू टू measure द क्वांटिटी दैट इज मोस्ट इजी टू measure and then transfer the results to others. दूसरी क्वांटिटी मेजरेबल नहीं थी, लाइक C+O2 गोज टू CO2 में मेरे लिए सबसे आसान मेजर करना C को है, तो मैं C को मेजर करता हूं, उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं, एंड देन आई गो बैक टू दिस रिलेशन दैट ओनली रिक्वायर्स मी टू नो द स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन C+O2 goes to CO2। मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कार्बन इतना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीजन इतना होना चाहिए, एंड दैट इज मैथमेटिकली करेक्ट। ठीक है, ओके। अब रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता कैसा है? यूजुअली इट इन्वॉल्व्स टू टर्म्स। एक टर्म होती है उसमें कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, एक टर्म होती है उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ना -RA, ये वही वाला -RA है, मोल पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। इट इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, वन इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, वन इज अ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म। और हम आम तौर पे इसको फिर इस तरह लिख लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ये देखें एज एन एग्जाम्पल। ये जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा ही हो, आगे हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, दिस इज जस्ट वन फॉर्म। ये वाली बात हमेशा ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन जनरली बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, वन टेम्परेचर वन कंसंट्रेशन। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस के लिए ये बात ठीक है, कुछ रिएक्शंस के लिए अदर चीजें भी रिक्वायर्ड हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्शन है जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किया जा सकता है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आप पे किसी ना किसी शक्ल में लानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ रिएक्शन होते हैं जो फोटो कैटालिटिक होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस है। अब ये रिएक्शन है जो लाइट की मौजूदगी में होता है, तो फिर आपको यहां पे कहीं लाइट को लाना पड़ेगा किसी ना किसी शक्ल में, टेम्परेचर भी होगा, कंसंट्रेशन भी होगी और लाइट भी होगी। जनरली फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दिस इक्वेशन इज करेक्ट, that you only need to worry about temperature terms and concentration terms। और अगर कोई एडिशनल टर्म होगी तो वी कैन सी लेटर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, वो हर प्रोसेस में रिक्वायर्ड नहीं होगी। जो टेम्परेचर टर्म है ना, आम तौर पे वो रेट कांस्टेंट की टर्म में एक्सप्रेस की जाती है, रेट कांस्टेंट लाइक के, ये ऊपर इसके यूनिट लिखे हुए हैं। कंसंट्रेशन वाली टर्म को आमतौर पे ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल सी इज कंसंट्रेशन, स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए इन द सबस्क्रिप्ट, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये है किस स्पीशीज की बात हो रही है, तो सी ए मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये जो ऊपर स्मॉल ए लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन ऑर्डर को। इसी चैप्टर में आगे हम देखेंगे रिएक्शन ऑर्डर क्या चीज है। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये यूनिट्स हैं, कैसे? ओवरऑल यूनिट होने चाहिए मोल पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अगर कंसंट्रेशन के यूनिट्स में यहां पे ऊपर पावर ए आ रही है, कंसंट्रेशन के यूनिट है मोल पर क्यूबिक मीटर, और इधर पावर आ रही है उनकी ए, तो फिर इधर पावर उसकी इनवर्स आनी चाहिए, मोल पर क्यूबिक मीटर 1 माइनस ए, इधर मोल पर क्यूबिक मीटर ए होगा, इधर मोल पर क्यूबिक मीटर 1 माइनस ए होगा, प्लस ए और माइनस ए कैंसल हो जाएंगे, 1 बचेगा, तो मोल पर क्यूबिक मीटर ये बचेगा, और 1/सेकंड ये यूनिट बनेंगे मोल पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। इसी रेट कांस्टेंट को हम आर्हेनियस लॉ से भी लिख सकते हैं, वो भी इसी चैप्टर में आगे आएगा, K इज इक्वल टू K0
exponential of minus E over RT, where we call E as activation energy. ये सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो आगे एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है ना, वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म को एक्सप्लेन करने का है। चैप्टर के एंड पे जाके हम टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म को देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर, rate of reaction is essentially a combination of two types of terms. One is temperature dependent, one is concentration dependent. तो अब जो अगला पार्ट है हमारा वो है concentration dependent terms, ठीक है। उससे before we go into details of that, we need to identify some basic concepts. One of them is single reaction है या multiple reaction. And as the name suggests, सिंगल रिएक्शन वो हैं जिनकी स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन और रेट इक्वेशन एक है। मतलब C+O2 goes to CO2, ये एक सिंगल रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूं C+O2 goes to CO2 एंड C+½ goes to CO, अब ये मल्टीपल हो गए हैं। नाउ देयर आर टू, आई नीड टू स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट माय सिस्टम। तो ऐसे रिएक्शंस जहां पे स्टाइकोमेट्री एक रिएक्शन से रिप्रेजेंट हो जाए वो सिंगल, जहां पे एक से ज्यादा स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन चाहिए हो देन मल्टीपल। अब मल्टीपल रिएक्शंस की आगे टाइप्स हैं। एक होते हैं सीरीज में रिएक्शन, जैसा कि ये A goes to R, R goes to S। तो ये दो रिएक्शंस हैं लेकिन ये सीरीज में है। A से R बनना है, R से S बनना है। अगर R ही ना बने तो S भी नहीं बन सकता। लाइक अगर आप इसको बंद कर दें किसी तरह, इस रिएक्शन को स्टॉप कर दें, तो आगे वाली सारी चेन रुक जाएगी। ये सीरीज की एग्जांपल है। दूसरे रिएक्शंस हैं पैरेलल। पैरेलल रिएक्शन वो हैं जहां पे एक ही रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जा सकता है। जैसे अभी एग्जांपल दी, C+O2 goes to CO2, C+½ goes to CO। अब दोनों में कार्बन कंज्यूम हो रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है। ये पैरेलल रिएक्शंस हैं। इन्हें हम कहते हैं कंपेटिटिव, बिकॉज बोथ प्रोडक्ट्स आर कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स। रिसोर्स इज योर रिएक्टेंट। दोनों प्रोडक्ट्स सेम रिएक्टेंट के लिए कंपीट कर रही हैं। वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। एक चाहती है मैं ज्यादा बनूं, एक चाहती है मैं ज्यादा बनूं, एटसेट्रा। हैं पैरेलल में, बननी दोनों है, ये कंपेटिटिव है। दूसरी टाइप होती है साइड बाय साइड। ये वो है जहां पे ना रिएक्टेंट सेम है ना प्रोडक्ट सेम है, लेकिन दोनों हो एक ही जगह पे रहे हैं। एक ही रिएक्टर में रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, लेकिन दोनों का रिएक्टेंट भी अलग है, दोनों की प्रोडक्ट भी अलग है। दे आर नॉट कंपीटिंग विद ईच अदर। ये पैरेलल, ये भी पैरेलल है। लेकिन कुछ हमारे पास सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये वाला A+B they go to R, then R+B goes to S। अब इसको अगर आप देखें तो A goes to R goes to S, A की रिस्पेक्ट में ये सीरीज है, ये यही वाला रिएक्शन है, A goes to R goes to S। लेकिन अगर आप B की रिस्पेक्ट में देखें तो B goes to R and B goes to S। ये कंपेटिटिव पैरेलल रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू B। So we can have systems that are series reactions, we can have systems that are parallel, we can have systems that are combination of both। ठीक,
मल्टीपल रिएक्शंस में ये टाइप्स हो सकती हैं। सिंगल रिएक्शन में सीधा सीधा मसला है, एक स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन है, एक रेट इक्वेशन है, तो वहां पे ना सीरीज होंगे ना पैरेलल होंगे, क्योंकि रेट इक्वेशन है ही एक, स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन है ही एक। मल्टीपल रिएक्शंस में हमें इस चीज को वरी करना पड़ता है कि डू वी हैव अ सीरीज सिस्टम और अ पैरेलल सिस्टम। ये भी आगे चलकर बात डिटेल में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री, क्योंकि ज्यादा थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। विल स्टार्ट इट टुमारो। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो जो आपने बताया था प्लग फ्लो के लिए, वो पैरेलल में आपने कहा, परपेंडिकुलर में आपने कहा था रिएक्शन होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं ऑफ नहीं फ्लो मिक्सिंग नहीं नहीं, होती, मिक्सिंग वाला सर वो जरा आप रिपीट कर दें। देखें, डायरेक्शन ऑफ फ्लो किसी पाइप में अलोंग द एक्सिस होती है। मतलब आप पाइप को देखेंगे तो आपको नजर आएगा एक सर्कुलर रीजन, ठीक है। और जिस तरफ को आप देख रहे हैं वो लेंथ ऑफ द पाइप, ये इसको कहते हैं एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल, और जो उसके परपेंडिकुलर है उसे कहते हैं रेडियल। प्लग फ्लो में रेडियल डायरेक्शन में मिक्सिंग हो सकती है, एक्सियल डायरेक्शन में मिक्सिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर आपको मैं रिकॉल करवाऊं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई जी, लेकिन अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो उसे हम कहते हैं आर थीटा जेड। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा जेड। अब जेड जो है ना, ये डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस या अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप। थीटा जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन होती है, आर जो है वो सेंटर ऑफ द पाइप से रेडियल डायरेक्शन टूवर्ड्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द पाइप होती है, सेंटर से आउटवर्ड। तो मैं ये कह रहा हूं कि आर डायरेक्शन में मिक्सिंग हो सकती है, थीटा डायरेक्शन में मिक्सिंग हो सकती है, लेकिन जेड डायरेक्शन में मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ये प्लग फ्लो की कंडीशन है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जेड, याद रखें। आर थीटा जेड में आर में मिक्सिंग हो जाए कोई मसला नहीं, थीटा में मिक्सिंग हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन जेड डायरेक्शन में मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ये प्लग फ्लो की नेसेसरी कंडीशन है। और कुछ? ये वैसे चीज डिटेल में चैप्टर 5 में आएगी, तो इसलिए फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर द की टाइप्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। और कोई क्वेश्चन बेटे? ओके देन, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।